पिछले दिन हम लोग चैप्टर सेकंड में पीपुल एज रिसोर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें बता रहे थे कि किसी भी देश की आबादी उस देश के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसको हम लोगों ने इसी पर चर्चा की थी। वास्तव में देश की आजादी के बाद से उत्तरोत्तर जो हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर हुई, विद्वानों ने, विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की थी कि यदि इसी दर से जनसंख्या में वृद्धि होते रहे तो बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आएगी देश के सामने। तो इसमें मैंने खंडन किया था कि कुछ सीमा तक बढ़ती हुई जनसंख्या, चाहे किसी भी देश की क्यों न स्थिति हो, कुछ सीमा तक बढ़ती हुई जनसंख्या उस देश के विकास में सहायक सिद्ध होती है। हाँ, उसका भी एक लिमिटेशंस होता है। यदि उस लिमिटेशन से बहुत आगे वह बढ़ जाए तो चिंता का विषय है। इसीलिए यहां पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जनसंख्या एक सीमा तक बोझ नहीं है, अपितु जनसंख्या वरदान है। और यही कारण है कि इस जनसंख्या को रिसोर्स के रूप में इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। नहीं तो हमने पिछले दिन उदाहरण में भी बताया था कि जब हमारी आबादी 35-36 करोड़ की थी, 70-72 वर्ष पहले, फिर भी खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। हमारी आर्थिक स्थिति आज से 75 वर्ष पहले बेहद नाजुक थी, किंतु जनसंख्या में उत्तरोत्तर जो ही वृद्धि होते चली गई, हमारा विकास भी क्रमशः और अधिक होते चला गया। हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भर ही नहीं, अपितु खाद्यान्न का भंडारण अपने यहां पर्याप्त है। विषम परिस्थिति आने पर भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि के कारण भी जब फसलें हमारी बर्बाद हो जाए साल भर 2 साल, तो भी भारत उन समस्याओं से झेल सकता है। उसका कारण है आबादी के बढ़ जाने से कारण ये वर्किंग हैंड की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई और जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक देश सामर्थ्यवान होते चला गया। अब है इसी में कि
रिसोर्स के रूप में देश में जनसंख्या है तो वह कितना सशक्त है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. It totally depends upon these factors. यदि देश की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है और शिक्षा का स्तर भी उच्च होते जा रहा है, इट मीन्स पीपुल हैव नॉलेज नाउ ड्यू टू द improvement of education. They have knowledge what they should do for the betterment of their life, for the betterment of the country, and they are systematically working in each and every sector. That is why they are improving very fastly. Their standard of living is gradually developing, no doubt. ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ. व्यक्ति में जब शिक्षा का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है तो उसमें कार्य करने की क्षमता, किस कार्य को हम कब करें, किस क्षेत्र में कार्य करें, कितनी पूंजी लगाएं, किस वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करें, डेवलप टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से प्रयोग में लाएं, ये सारे तत्व एजुकेशन के अंतर्गत, ज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी में बेतहाशा वृद्धि होती चली जाती है. नतीजा हम और अधिक समुन्नत होते चले जाते हैं. तो वास्तव में यह है किसी भी राष्ट्र के लिए विकास का सूचक. क्यों? इसलिए क्योंकि ये संसाधन है. जनसंख्या उत्पादन के लिए परिसंपत्ति है, संसाधन है, आधार है. इसीलिए हम लोगों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंख्या में यदि वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से राष्ट्र का भी विकास होना अवश्यंभावी है. हाँ, यदि जनसंख्या वृद्धि की दर एक सीमा से ज्यादा बढ़ने लगे, वैसी स्थिति में चिंता का विषय माना जाता है और वो विस्फोट की भी स्थिति आ सकती है. किंतु जनसंख्या वृद्धि की प्रत्येक स्थिति देश के लिए हानिकारक न होकर के देश के विकास के लिए सहायक सिद्ध होता है. अब ये शिक्षा, आपने यह भी देखा कि जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, यानी गुलाम था, उस समय का आप अपने बाबा वगैरह से चर्चा में सुनेंगे तो बताएंगे कि किस स्थिति में लोग रह रहे थे, आर्थिक विपन्नता कितनी थी, विभिन्न क्षेत्रों का विकास है, किस प्रकार से
बेहद कम था। याद होगा 1947 ईस्वी में भारत की साक्षरता बेहद कम थी, मात्र 18%। और आपको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी गणना होती है, शिक्षा के क्षेत्र का भी, जनसंख्या का भी तो इसको हम लोग सेंसस के रूप में जानते हैं। तो अब अगला जो जनगणना होगी वह है 2021 ईस्वी में। अभी 20 चल रहा है, जस्ट अगले ही वर्ष में। तो 2011 में हमारी साक्षरता, हमारे देश की साक्षरता 74.04% बहुत अधिक है, बहुत वृद्धि की है हम लोगों ने। और हालांकि मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि विश्व का जो औसत लिटरेसी है वह है 84% है, इससे अभी कम ही है, बहुत कम है, लगभग 10% कम है। किंतु हम यदि आंकड़ा को देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में कहां 18% और कहां 74% हम लोगों ने काफी वृद्धि की है। अब उसी में मेल और फीमेल की बात करते हैं हम लोग। भारत में लगभग 51% पुरुषों की आबादी है, लगभग 49% महिलाओं की आबादी है, लगभग आधी आबादी है। इसीलिए महिलाओं के में भी शिक्षा का स्तर में काफी वृद्धि हो, तीव्र गति से आगे बढ़े, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। देखिए यहाँ पर पुरुषों की जो साक्षरता है भारतवर्ष में 82.14% है, महिलाओं की जो साक्षरता है वो 65.46%, बेहद कम है। यदि इनमें भी इसी प्रकार से 82% रहता तो संभव है कि इसकी भारत के जो विकास का दर है वह और भी बढ़ जाता, और भी हम अधिक डेवलप की स्थिति में हो जाते। तो यही कारण है कि आज विभिन्न राज्यों की सरकार और देश की सरकार महिलाओं के शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान किया। आपके बिहार में भी है, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास करने वाले, ग्रेजुएशन पास करने वाली जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उसमें उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सम्मान पूर्वक राशि भी प्रदान किए जाते हैं ताकि आर्थिक सहयोग भी मिलेगा ऐसे बेटियों को। तो इस तरह से शिक्षा में अधिक से अधिक प्रचार होने के कारण, विकास होने के कारण, शिक्षा का स्तर ऊंचा होने के कारण लोगों की जीवन शैली जो है वो बेहतर हो पाई है, और जिसका अंततः परिणाम देश के विकास में सहायक सिद्ध के रूप में जाना जाता है। एक बगल में एक बड़े किसान हैं और वो बहुत पढ़ लिख कर, मतलब वेल एजुकेटेड है। उन्होंने नौकरी करना पसंद नहीं किया, उन्होंने सिस्टमेटिकली अपने ज्ञान का, अपनी शिक्षा दीक्षा का उपयोग कृषि कार्यों में डेवलप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंटिफिक वे के माध्यम से करने का कार्य किया है। और ये एक उदाहरण के रूप में है ऐसे किसान जो
अपने राज्य की सरकार के द्वारा कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उत्पादन के लिए राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत कई बार हुए हैं ऐसे किसान। केंद्र सरकार की ओर से पुरस्कृत हुए हैं। इतना ही नहीं, दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो एक स्पेशल एजेंसी है फूड्स एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन FAO, उसके भी वो माननीय मेंबर हैं। तो मेरा बताने का, ये उदाहरण देने का तात्पर्य यह है कि वेल एजुकेटेड होकर यदि हम कृषि कार्य में भी लगते हैं तो उसमें बेतहाशा वृद्धि होती है। उसी प्रकार से जन सामान्य की बात करते हैं, जो जो शिक्षा का स्तर ऊंचा होते जाता है तो वो साइंटिफिक मेथड से डिफरेंट कार्यों को संपादित करते हैं, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक होती है। यही कारण है कि शिक्षा व्यक्ति में अधिक से अधिक शिक्षा का स्तर ऊंचा होने के कारण इसका प्रभाव देश के अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक पड़ता है। अधिक से अधिक सशक्त बनाने में यह कारगर साबित होता है। यह है ट्रेनिंग। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से भी यदि यानी ऐसे दक्ष श्रमिक तैयार हो जो विभिन्न कार्यों को करने में कुशल हो, सशक्त हो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। फिर है मेडिकल केयर। गांव घर में एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत सटीक। पहले 95% खेती बाड़ी का कार्य पशु के माध्यम से होता था। हल जुताई वगैरह का कार्य वो पशु हल को जोतने का, खींचने का कार्य करता था। तो पशुधन भी जो होता था उसमें क्या था, जो कमजोर पशु होते थे उनकी कैपेसिटी कम होती थी, और जो थोड़ा ताकतवर पशु होते थे उनकी क्षमता अधिक होती थी। अधिक से अधिक फार्मिंग का कार्य उसके द्वारा संभव हो पाता था, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता था, अधिक होता था। उसी प्रकार से मानव के लिए यदि सशक्त युवा दक्ष व्यक्ति हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल सशक्त हो, हेल्दी हो, तो उनकी कार्य क्षमता चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से अधिक हो जाएगी अपेक्षाकृत कमजोर व्यक्तियों की तुलना में। तो इसलिए इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेडिकल केयर। इट मीन्स people, if people is healthy, then naturally their capacity, according to their capacity, they will produce more goods and things, no doubt. तो यह निर्भर करता है कि उसका स्वास्थ्य किस प्रकार का है, चाहे पशुधन हो, चाहे मानव धन हो, चाहे कोई भी इस प्रकार का उदाहरण दिया जाए, तो इसमें इसका महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्पादन कार्यों में, देश के विकास में व्यक्ति बहुत ही
कारगर साबित होते हैं और यह जनसंख्या बोझ के रूप में नहीं है बल्कि यह एक रिसोर्स के रूप में है। इसीलिए इस टॉपिक में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी चर्चा किया हूं, केवल आवश्यकता इस बात की है कि लोग जिस कार्य को करें उस कार्य में दक्ष हो, उस कार्य के प्रति सही अप्रोच हो, सही ज्ञान हो, तो निश्चित रूप से किसी भी देश की वह संपदा मानी जाएगी। इसीलिए जिस देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी मानव पूंजी निर्माण जितना अधिक होगा उस देश में उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। ये मानव एक प्रकार की पूंजी है। कोई भी कार्य को करने के लिए मशीन का भी कार्य करना है तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी पूंजी मानव की आवश्यकता होती है, व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जितने भी माध्यम होते हैं, उन सभी माध्यम का केंद्र बिंदु ये पीपुल ही होते हैं, मानव ही होते हैं। इसीलिए किसी भी देश में जनसंख्या उस देश की संपदा के रूप में मानी जाती है, यह प्रमाणित हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो व्यक्ति कार्य करे ही नहीं, यो ही आलसी हो जाए और वैसी स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किंतु यदि व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान हो जाए, वह कुशल हो जाए, वह साक्षर हो जाए और तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति ऐसे मानव वो पूंजी के रूप में है, परिसंपत्ति के रूप में है, एक रिसोर्स के रूप में है, संसाधन के रूप में है। इसमें कतई कोई संशय की स्थिति नहीं बनती है। यही कारण है कि दुनिया में भारत जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है होने के कारण इसकी गति, विकास की गति बहुत अधिक है। ये बात अलग है कि अभी वर्तमान के कालखंड में विश्व में जो महामारी की समस्या है, ये कोरोना लेकर के, तो लॉकडाउन आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किंतु यदि ईश्वर की कृपा हो, सबों में लगन हो, तो हम इस समस्या से उबर सकते हैं और देश के विकास में मानव वास्तव में संसाधन के रूप में है, सहायक है, यह स्पष्ट हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। इसीलिए हम किसी भी देश की जनसंख्या को बोझ नहीं मान करके हम रिसोर्स, संसाधन के रूप में देखें तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और देश का अधिक से अधिक देश तीव्र गति से विकास की पथ पर अग्रसर होता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।